नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय पर। ये विषय है मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरटीई के तहत जो अशासकीय विद्यालय हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें कमज़ोर वंचित समूह एवं कुछ विशेष कैटेगरी के बच्चों को प्रवेश दिलाया जाता है, जिनकी फीस का भुगतान शासन के द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के तहत आपको आवेदन करना होता है। तो सत्र 2023-24 के लिए, मतलब अगला जो सत्र आने वाला है, उसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो अनुदान प्राप्त या अशासकीय स्कूल हैं, उनमें निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत निर्देश आज जारी हो गए हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हमें आवेदन करना है, कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे और कब से ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी और कब आपको स्कूलों का आवंटन होगा। तो इस संपूर्ण जानकारी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी नई जानकारियाँ, लेटेस्ट अपडेट आते हैं, वो हम सर्वप्रथम अपने चैनल पर उपलब्ध करा देते हैं। तो साथियों, निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु जो पूरी कार्रवाई संचालित की जाना है, उसमें पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दिनांक 23 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। 23 फरवरी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जो कि 3 मार्च 2024 तक चलना है। यानी 23 फरवरी से 3 मार्च डेट होगी जब आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यदि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि शासन फीस की प्रतिपूर्ति करे, आप वंचित समूह से हैं, तो आपको इस प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य होगा। यहाँ पर जब आप आवेदन कर देंगे, आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जाना है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। आवेदन के बाद जो सत्यापन होगा वो 24 फरवरी से प्रारंभ होगा और 5 मार्च से चलेगा। सत्यापन से तात्पर्य यह है कि एक बार जब आप आवेदन ऑनलाइन दर्ज कर देंगे तो उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा, उसको निकाल कर आपको शासकीय जन शिक्षा केंद्र जो है वहाँ पर जाना है। वहाँ पर कुछ शिक्षकों की ड्यूटी इस कार्य हेतु लगाई जाएगी। उनके सामने आपको समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करना है जो आप आवेदन में लगा रहे हैं। वो उनको चेक करेंगे, आपकी पात्रता का निर्धारण करेंगे। यदि पात्रता सही है तो आपके आवेदन को अगले स्टेप में वेरीफाई कर दिया जाएगा, और यदि कहीं कोई कमी है या कोई असत्य जानकारी आपके द्वारा प्रदान की गई है तो आपके आवेदन को वहां पर खारिज कर दिया जाएगा। फिर एक बार जब आपका सत्यापन हो जाता है तो लॉटरी द्वारा स्कूल का जो आवंटन होगा वो 7 मार्च 2024 को हो जाएगा। मतलब 7 मार्च को आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का चयन हुआ है या नहीं हुआ है, और यदि हुआ है तो किस विद्यालय में हुआ है। इसके उपरांत आपको 11 से 19 मार्च के बीच में अपने आवंटन आदेश को निकालकर संबंधित विद्यालय में पहुंचना है और वहां पर अपनी एडमिशन की अगली प्रोसेस को पूरा करना है। 19 मार्च तक जो बच्चे संबंधित विद्यालय में पहुंचकर अपनी जानकारी दर्ज करा देंगे, उनका प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड राउंड इस प्रक्रिया का स्टार्ट होगा, जो 21 मार्च से प्रारंभ होगा। यदि मान लीजिए आपको विद्यालय आवंटित नहीं हुआ तो आप 21 मार्च को, जब प्रक्रिया चालू हो रही है, तो दूसरे राउंड के लिए आप चाहें तो अपनी जो चॉइस जो आपने भरी थी उनको अपडेट भी कर सकते हैं, जो कि आप 22 से 26 मार्च तक कर पाएंगे। दूसरे चरण में ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा 28 मार्च को स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे और इन सभी को 30 से 5 अप्रैल के बीच में जाके अपने एडमिशन को कंफर्म करना होगा उस विद्यालय में जहां पर उनको प्रवेश मिला है। तो ये तो वो डेट हो गई जब आपको कार्य करना है। अब प्रवेश के लिए यदि आप एडमिशन चाह रहे हैं तो पात्रता क्या होगी एवं कौन कौन से दस्तावेज वहां पर आपको सम्मिलित करना पड़ेंगे, उनको यहाँ अच्छे से देख लीजिए। होता क्या है कि हम कई बार पात्रता को धारण नहीं करते हैं, आवेदन कर देते हैं, बाद में हमारा आवेदन निरस्त हो जाता है।
तो यदि जो निर्धारित शर्तें हैं, जो पात्रता के लिए आवश्यक बातें हैं, यदि आप उनको धारण करते हैं तो ही आप आवेदन करें। कौन कौन पात्र होगा? तो वंचित समूह जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन ग्राम के जो पट्टाधारी परिवार होते हैं वन भूमि वाले वो, विमुक्त जाति जो होती है, निःशक्त बच्चे मतलब विकलांग बच्चे जिन्हें हम कहते हैं, तो उनके लिए मेडिकल बोर्ड का यदि प्रमाण पत्र होगा तो, और HIV ग्रस्त बच्चे। ये वंचित समूह के अंतर्गत इतने लोगों की पात्रता है। कमजोर वर्ग के अंतर्गत जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे हैं उनको पात्रता है। अनाथ बच्चे हैं। कोविड-19 में यदि माता पिता या अभिभावक की मृत्यु हो गई है तो उनको भी यहाँ पर पात्र किया गया है। अब प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन सी चीज़ें आपको लगेंगी? तो आप यदि वंचित समूह से हैं तो आपको संबंधित समूह का कोई भी शासकीय दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा। बिना दस्तावेज के आपका प्रवेश नहीं हो सकेगा। तो यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति यदि इनमें शामिल हैं तो आप इनका कोई भी शासकीय दस्तावेज जैसे जिसमें आपका जाति का उल्लेख हो वो आपको वहाँ पर लेके जाना होगा सत्यापन के लिए। अब किसका लगेगा जाति प्रमाण पत्र, किसका नहीं लगेगा, उसमें भी कुछ थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि मान लीजिए छोटा बच्चा है आपका, 2.5 साल 3 साल उम्र है, 4 साल उम्र है, तो उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना होगा। तो यदि किसी बच्चे के जिसका आप प्रवेश कराना चाह रहे हैं उसके भाई या बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी चल जाएगा, उसके द्वारा भी आपकी समूह की पुष्टि हो जाएगी। यदि पालक अभिभावक, उस बच्चे के पालक संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, यदि उनकी ज्वाइंट फैमिली है, SSMID में पूरी फैमिली एक ही पन्ने में यदि उनके नाम आते हैं तो ऐसी स्थिति में जो परिवार के मुखिया होंगे उनका यदि जाति प्रमाण पत्र होगा तब भी आप उसे सम्मिलित कर सकते हैं। विमुक्त जातियां जो होती हैं जिसमें कुछ विशेष जातियां हैं जिनके नाम यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि इन जातियों से संबंधित हैं, इनका प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पर शामिल हो सकेंगी प्रक्रिया में। अब जो वनग्राम के निवासी हैं यदि उनके पास वनग्राम का पट्टा है तो वो जो कागज़ है, दस्तावेज है, उसको प्रस्तुत करने पर पात्रता होगी। और HIV ग्रस्त बच्चे की स्थिति में बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड का मेडिकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। ये तो बात हो गई वंचित समूह के लिए। अब कमजोर वर्ग, कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं वो शामिल किए गए हैं। तो यदि पालक या अभिभावक के नाम से वर्तमान में वैध, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, आपका नाम BPL कार्ड आपके पास होना चाहिए और वो BPL कार्ड वैध होना चाहिए। उसकी पात्रता की तिथि होती है कि उस पर अंकित होता है कि ये दिनांक इतने से लेकर इतनी तारीख तक वैलिड है, तो वो तारीख यदि वर्तमान समय तक है तो ही आप कर पाएंगे। यदि 1 महीने पहले, 2 महीने पहले यदि वो तारीख निकल चुकी है तो आपकी पात्रता नहीं होगी। बिल्कुल आप अभी इसे देख लें और यदि ऐसा कुछ है तो अपने कार्ड को रिन्यू करा लें, ये बहुत ज़रूरी होगा। यदि संयुक्त परिवार है तो यह जो दस्तावेज है वो मुखिया के नाम का भी चल जाएगा। शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है, तो इनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी जो महिला बाल विकास अधिकारी होते हैं वो एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं, तो वो यहाँ पर होना चाहिए। इन प्रमाण पत्रों से निर्धारित होगी पात्रता कि आप इस प्रक्रिया के तहत प्रवेश पाने के लिए पात्र हैं या नहीं। यदि इनमें से दस्तावेज आपके पास हैं तो पहला तो ये दस्तावेज। अब दूसरा दस्तावेज आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा निवास का प्रमाण पत्र, मतलब आप कहाँ पर निवास कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ आप रहते हैं वहीं आसपास के अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होती है। अब निवास के लिए कौन से दस्तावेज मान्य होंगे? तो जो सक्षम अधिकारी हैं, जो भी जारी करने वाले अधिकारी हैं जो निवास प्रमाण पत्र जारी करते हैं, उनका यदि प्रमाण पत्र आपके पास है ये भी वैध होना चाहिए। मतदाता परिचय पत्र यदि आपके पास है, वोटर कार्ड पेरेंट्स के पास है, उसमें जहाँ पता लिखा हुआ है वहाँ का निवास आपका माना जाएगा। या राशन कार्ड आपके पास है, या पात्रता पर्ची है आपके पास, या समग्र ID की जो पर्ची निकलती है वो, उनमें जो पता आपका लिखा है वही आपका पता माना जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो जो
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जॉब कार्ड होता है वो भी मान्य होगा। इसके अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब भी आप निवास के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण चीज वो है आयु सीमा के संबंध में पात्रता। बच्चे की उम्र कितनी हो जब वह पात्र होगा प्रवेश के लिए। यहाँ पर कई बार हम आयु की गणना सही से नहीं करते हैं और बाद में परेशान होते हैं। तो नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा के हिसाब से जो आयु डिसाइड की गई है उतनी आयु बच्चे की पूर्ण होना चाहिए और यह आयु गिनी जाएगी 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को जो आयु कही जा रही है उतनी होगी तो ही पात्रता होगी, क्योंकि प्रक्रिया लगभग 1 माह पूर्व हो रही है। यदि आपका बच्चा 1 अप्रैल 2024 को इस आयु को पूर्ण कर लेगा तो ही संबंधित कक्षा में दाखिल हो सकेगा। यहाँ पर विशेष आप ध्यान रखें, यदि आप नर्सरी कक्षा में बच्चे का प्रवेश करा रहे हैं तो उसकी कम से कम आयु 3 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ये आप ध्यान दें, यानी 1 अप्रैल 2024 को यदि आपके बच्चे की आयु 3 वर्ष के ज़्यादा है, ऊपर है, भले वो 1 दिन ऊपर हो, 2 दिन ऊपर हो, लेकिन 3 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। यदि आपकी बच्चे की आयु 1 अप्रैल 2024 को 2 वर्ष 8 माह है या 9 माह है तो उसका प्रवेश नहीं हो सकेगा। आप ये बात विशेष ध्यान रखें। KG1 जो कक्षा है उसमें न्यूनतम आयु 4 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, KG2 में 5 वर्ष से अधिक, और यदि पहली क्लास में आप नामांकन कराना चाह रहे हैं तो जो आयु है वो 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 6 वर्ष से यदि कम होती है 1 अप्रैल 2024 को तो प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। और ये आयु आपकी कहाँ से मानी जाएगी? आयु के संबंध में आपको प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र कौन से होंगे? सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा, बिना इसके प्रवेश नहीं हो सकेगा, क्योंकि आयु को वेरीफाई करने का दस्तावेज होगा। यदि किसी कारणवश, वैसे तो सामान्यतः सभी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र शासन के द्वारा बनाए जाते हैं, फिर भी यदि किसी कारणवश जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो जहाँ पर उस बच्चे का जन्म हुआ है उस अस्पताल या जो नर्स जिन्होंने जन्म के समय वहाँ पर उपस्थित थीं उनका एक रजिस्टर होता है जिसमें रिकॉर्ड संधारित किया जाता है, उसकी प्रति भी आप वहाँ पर सम्मिलित कर सकते हैं या आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड भी सम्मिलित कर सकते हैं। फिर इतना सब करने के बाद अब आपको आवेदन कैसे करना है उस प्रक्रिया को थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस बार कौन कौन से स्कूल शामिल नहीं होंगे। ऐसे स्कूल जिनकी मान्यता 2024 या 25 के आगे सत्रों की नहीं है, शासन ने उनको यहाँ पर पात्र नहीं माना है, उन विद्यालयों में प्रवेश नहीं होगा। जिन स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा, मतलब मान लीजिए जो स्कूल कक्षा 6 से चल रहे हैं, 6 से 12 तक चल रहे हैं, उनमें प्रवेश नहीं होगा। अल्पसंख्यक स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रखा गया है। और जिनकी नवीन मान्यता हुई है, मतलब जो स्कूल इसी साल खुले हैं, नए खुले हैं, उनमें भी प्रवेश नहीं होगा। और ऐसे स्कूल जिन्होंने यूडाइस पोर्टल पर अपना 23-24 का डाटा उपलब्ध नहीं कराया है 20 फरवरी तक, उनमें भी यहाँ पर प्रवेश के लिए सीटें रिक्त नहीं दिखाई जाएंगी। अब आवेदन करना कैसे है? आवेदन की जो प्रक्रिया है पूरी तरह ऑनलाइन है। आपको कोई भी ऑफलाइन आवेदन कहीं भी नहीं देना है, ना आपको संबंधित विद्यालय में जाना है ना कहीं और जाना है। आपको सीधा अपना आवेदन RTE पोर्टल पर करना है, स्वयं आपको उपस्थित होकर करवाना है। आप ऑनलाइन वाले के पास जाके करा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई शुल्क वहाँ पर नहीं देना है। आपकी सुविधा के लिए एक आवेदन का प्रारूप है, उसे पहले डाउनलोड करके वहाँ से प्राप्त कर लें, उसको भर लें सभी जानकारी, और फिर पोर्टल पर जाकर उसको आप ऑनलाइन दर्ज करा दें। यहाँ पर कोई भी आपका पासवर्ड वगैरह या कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, बस आपके पास एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए। RTE पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो एक आवेदक एक ही आवेदन दर्ज करने हेतु पात्र होगा। यदि आपका आवेदन हो गया तो आप दोबारा दूसरा आवेदन दर्ज नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में आपको कम से कम 3 स्कूलों को चुनना पड़ेगा जहाँ पर आप प्रवेश चाह रहे हैं। कम से कम 3 स्कूलों के नाम आपको भरने पड़ेंगे। फिर लॉटरी के द्वारा उनमें से कोई स्कूल आपको आवंटित किया जाएगा।
तो कम से कम 3 और अधिकतम 10 स्कूल वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका जो ग्राम है, वार्ड है, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में 3 से कम अशासकीय स्कूल हैं तो 3 से कम स्कूल भी आप दर्ज कर देंगे। मतलब जहाँ आप रह रहे हैं, मान लीजिए आप किसी ग्राम में निवास करते हैं और वहाँ एक ही प्राइवेट स्कूल है तो आप एक का नाम भी दर्ज कर पाएंगे। आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम में दर्ज किए जाएं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, जब आप स्कूल चुनेंगे तो स्कूलों का जो चुनने का क्रम है वो प्राथमिकता का होना चाहिए। मतलब मैं सबसे पहले जिस विद्यालय में प्रवेश अपने बच्चे का चाहता हूँ उसे नंबर 1 पे लिखें। यदि इस विद्यालय में सीट नहीं बचती हैं किसी कारणवश तो मुझे इस विद्यालय में प्रवेश दिया जाए तो फिर 2 नंबर पे उसका नाम आपको रखना है, फिर उसके बाद 3 नंबर, फिर 4 नंबर, जो भी आपको उचित लगे। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक ध्यानपूर्वक स्कूलों का प्राथमिकता क्रम चयन करें। कई बार क्या होता है कि हम बिना कुछ इसके हम चाहते किसी दूसरे स्कूल को हैं, उसका क्रम नीचे आ जाता है, हम आवेदन लॉक कर देते हैं और हमें पहले नंबर पे जो हमने चुना है वह आवंटित हो जाता है। फिर हम परेशान होते हैं कि हमें तो ये स्कूल चाहिए था। तो जो स्कूल आपको चाहिए उसे पहले क्रम पे आपको दर्ज करना है, ये विशेष ध्यान रखें। आरक्षित कोटा से हैं तो संबंधित जो दस्तावेज हैं उनको स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद परीक्षण के समय जब दस्तावेज चेक किए जाएंगे तो आपको मेन कॉपी, उनकी फोटोकॉपी नहीं, मेन कॉपी लेकर उनका सत्यापन कराना है। अब ऑनलाइन आवेदन के बाद यदि कोई निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केंद्र पर जाकर सत्यापन नहीं कराता, अब अगली जो प्रोसेस है, आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको एक रसीद रूपी पत्र वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। जिस दुकान पर आप करेंगे वो आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे, वो आपकी रसीद है, रिसिप्ट है। अब उसको लेकर आपको जाना है अपने निकट के जनशिक्षा केंद्र में जो शासकीय विद्यालय में होगा, और साथ में पूरे दस्तावेज मूल कॉपी आपको लेकर जाना है और वहां जाकर आपको सत्यापन कराना है। यदि आप सत्यापन के लिए संबंधित जनशिक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो आवेदन है निरस्त हो जाएगा और आप उस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, आपको स्कूल का आवंटन नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखें, केवल ऑनलाइन आवेदन भर करने से आपको स्कूल नहीं मिलेगा, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको जनशिक्षा केंद्र पर जाकर अपने आवेदन का सत्यापन भी कराना है। अब सभी चीज़ें आप देख लें, आप पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं या नहीं करते हैं, उसी हिसाब से आप आवेदन करें, अन्यथा आपका अगले स्तर पर निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदनों में त्रुटि सुधार हेतु विकल्प, यदि आपने आवेदन कर दिया और कोई गलती आपको लग रहा है हो गई, उसे सुधरवाना चाहते हैं तो जो अंतिम तिथि है, अभी हमने जो ऊपर जिन पर चर्चा की उससे पहले जाके आप सुधार भी करा सकते हैं। सत्यापन कैसे होना है? सत्यापन के लिए आपको जो आवेदन है उसका 2 प्रति में 2 कॉपी में प्रिंट निकालना है। उस प्रिंट में आपको मूल दस्तावेज, फोटो सत्यापन प्रपत्र, आवेदन प्राप्ति की ऑनलाइन पावती, ये सब चीज़ें आपको लगाना है और जाना है अपने निकट के जनशिक्षा केंद्र में। वहाँ पर जाकर आपके मेन कॉपी को देखकर वो जो संबंधित शिक्षक हैं वो आपका सत्यापन करेंगे। यदि कोई भी चीज़ में कमी होती है तो आपका आवेदन ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगा। सत्यापन के समय जब सभी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी तो आपने जो मोबाइल नंबर वहाँ पर डाला है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि जब आप सत्यापन के लिए जा रहे हैं तो वो मोबाइल नंबर जरूर लेके जाएं जो आपने आवेदन में दिया है, क्योंकि OTP उस पर आएगा। OTP डलने के बाद ही आपका फॉर्म फॉरवर्ड होगा आगे, इसलिए आप उस मोबाइल को जरूर अपने साथ में ले जाएं। और जब सत्यापन अधिकारी शिक्षक जब आपसे अपना OTP मांगें तो उनको OTP दे दें और आपका सत्यापन हो जाए। अब इसी प्रकार से अगली जो चीज़ें हैं ये उन्हीं के लिए निर्देश हैं जो आपके सत्यापन को करेंगे। आपका कार्य केवल इतना ही होगा। और एक और चीज़ आप यहाँ पर विशेष ध्यान रखें, जहाँ पर आप निवास कर रहे हैं उनके ही आसपास के स्कूलों में आपको मांगना है। किसी भी स्थिति में दूसरी जगह प्रवेश आपको नहीं मिलेगा, आपका जो आवेदन है वो निरस्त हो जाएगा। तो ऐसे में आप जो आसपास के स्कूल हैं उनका चयन करें। अभी पूरे जिस जिले में आप निवास कर रहे हैं केवल उसी जिले में आपको आवेदन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप रहते किसी अन्य जिले में और किसी दूसरे जिले का शासकीय विद्यालय मांगें तब भी आपका निरस्त हो जाएगा। आपका विकास खंड यदि चेंज हो रहा है तब भी आपका निरस्त हो जाएगा। तो ये कुछ बातें ध्यान रखें और सत्यापन अधिकारी के पास जब आप जाएंगे तो वो विस्तार से आपको सभी चीज़ें बता देंगे। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आवेदन का फॉर्मेट है। इस प्रकार का आवेदन पहले आप ब्लैंक वाला प्राप्त कर लें, उसमें अपनी जानकारी भर लें। जानकारी भरने के बाद फिर आप इसे लेकर ऑनलाइन करा दें। ऑनलाइन करने के बाद इसका
भरा हुआ प्रिंट निकलेगा, उस प्रिंट को निकाल लें और प्रिंट निकाल कर सत्यापन केंद्र में चले जाएं निर्धारित तिथि में और सत्यापन करा लें। जब आपका सत्यापन हो जाएगा तो सत्यापन होने के बाद आपकी चॉइस सबमिट हो गई हैं और फिर निर्धारित तिथि को लॉटरी के द्वारा प्रवेश सुनिश्चित होगा और आपको इसकी सूचना SMS के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए ताकि सभी आवेदन को कर पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसका अगला जो भी अपडेट आएगा हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।